चलो भाई ठीक है। तो कल हमने एचसीएफ एल्शियम शुरू कर लिया था और फ्रैक्शन हमने खत्म कर लिया था, ठीक है ना। फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो एचसीएफ एल्शियम में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? अपवर्तक, है कि नहीं? तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा अपवर्तक। अपवर्तक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसको हम अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं, यानी कि फैक्टर भी बोलते हैं। यानी कि दी गई संख्याओं को काटने वाली, पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज में हमने पढ़ा था समापवर्तक। समापवर्तक में क्या था हमारा कि दो या दो से अधिक संख्याओं को काटने वाली सभी संख्याएं उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये समापवर्तक के बारे में हमने कल पढ़ लिया था दूसरी चीज में, ठीक है ना। दूसरा चीज हमारा क्या था? समापवर्तक। तीसरी चीज हमने पढ़ा अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? गुणज। तो गुणज में क्या था कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या या किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाते हैं? अपवर्त्य कहलाते हैं। ये भी चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। चौथी चीज हमने पढ़ा था समापवर्त्य। क्या पढ़ी थी? समापवर्त्य। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। कि दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली या उनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं समापवर्त्य कहलाती है, कॉमन मल्टीपल कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक सब कुछ हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने पांचवा टॉपिक का क्या पढ़ा था? एचसीएफ एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो क्या कहलाती है? एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है। चार पांच टॉपिक हो गए। छठा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम पढ़ा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एलसीएम बोलते हैं। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है ना। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी हमने कल पढ़ लिया था। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक चीजें क्लियर हुई थी कि नहीं हुई थी? खत्म हो गया था ना यहां तक, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर हमारे पास है तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि एचसीएफ उनके एलसीएम से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी कल की क्लास में, ठीक है। तो आज हमें इससे आगे पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो फिर, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया था भाई। तो लिखो, पॉइंट में लिखो, कोई भी दो या दो से अधिक, पॉइंट बना के लिखो, कोई भी दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। अब ये बताओ, नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो नंबर सिस्टम में हमने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सहभाज्य संख्या क्या होती है पता है सबको? सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होता है पता है? यानी कि जिन नंबर्स में कोई भी चीज कॉमन ना दिखाई दे सिवाय एक को छोड़कर। समझ रहे बात को? जैसे मैं कोई संख्या ले ली यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक संख्या हमारी 18 है और एक संख्या हमारी 25 है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है? आपस में सहभाज्य है,
यानी कि 18 में जो जितने भी नंबर है, 3 है, 6 है, 9 है, वो 25 में तो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें। तो यानी कि 18 और 25 दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है सिवाय एक को छोड़कर। तो यानी कि अगर एक कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ वो क्या होता है, एक होता है। कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में दिखाई दे, बड़े से बड़ा नंबर हो और जो दोनों में छिपा हो, तो वो एक होता है। समझ रहे बात को? तो 18 और 25 का एचसीएफ क्या है, एक है। और यही बात मैंने यहां पे लिखी कि कोई भी दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है हमारा क्या है भाई, एचसीएफ क्या है हमारा, एक है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो 18 और 25 के बारे में हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, सहभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो हमेशा याद रखना, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है भाई, यहां तक? ठीक है, नोट कर लिया? तो लिखो दूसरा पॉइंट, यहां पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का, कोई भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा हमेशा उनके, हमेशा उन संख्याओं के, ऐसे लिखो, हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल, गुणनफल के समान होता है, समान होता है। ठीक है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हो और हम सहभाज्य संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एक होता है। लेकिन अगर हम उन्हीं सहभाज्य संख्याओं के एलसीएम की बात करें तो मैंने कहा कि वो हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के समान होता है। समझ गए बात को? जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ पे एक संख्या मैंने 12 ले ली और एक संख्या मैंने 23 ले ली, तो क्या ये दोनों की दोनों संख्याएं सहभाज्य है, को प्राइम नंबर्स है? क्योंकि 12 और 23 में केवल एक को छोड़कर और कोई नंबर कॉमन नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एचसीएफ कितना है, एक है। अगर दोनों का एचसीएफ एक है तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं हैं, और अगर ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यानी कि एलसीएम होगा सीधा सीधा 12 गुना 23, यानी कि 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4 और 23 कम 23 और 4 कितना हो गया, 27। तो 276 इनका क्या हो गया, एलसीएम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक बात तक क्लियर हुई? ठीक है, नोट कर लिया तुमने? चले आगे। लिखो अगला एक छोटा सा पॉइंट लिखो हेडिंग लगा के, भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमें निकालना क्या है, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है ना, भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में, और फ्रैक्शन हमने पिछला टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है ना, तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हमें भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है पहले भिन्न का। पहला तो याद रखना, भिन्न का मतलब होगा जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, यानी कि पी कॉम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, डी क्यू कॉम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ हमेशा अंश का निकलेगा। तो लिखोगे अंश का एचसीएफ, अंश का
HCF बटे हर का एलसीएम, अंश का HCF बटे हर का एलसीएम। ठीक, और अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF, हर का HCF। समझे? तो ये दो चीज याद रखनी है आपको, ठीक है ना। अगर हमें भिन्नों का HCF और एलसीएम निकालना है, तो अगर हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है? HCF। जो भी चीज निकालना है वो हमेशा अंश का निकलता है, जो भी चीज निकलनी है वो हमेशा किसका निकलेगा? अंश का निकलेगा। HCF निकलेगा, निकालना है तो अंश का ही HCF निकलेगा और अपोनो में हर का एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो पहले अंश का निकलेगा, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। बात समझ में आई? याद रखोगे कि जो भी चीज निकालनी है वो ऊपर का निकलेगा, जो भी चीज निकालनी है वो हमेशा ऊपर का निकलेगा। एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकलेगा, हर का HCF निकलेगा। HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का एलसीएम। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? जैसे 3/8, 3/8, 5/12 और एक फ्रैक्शन ले लो 9/16। एग्जाम्पल है हमारा, तो बताओ इसका HCF क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? बताओ जरा, HCF क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? बताओ जरा। 3/8, 5/12, 9/16, इसका HCF और एलसीएम क्या होगा? HCF और एलसीएम क्या होगा? बताओ। कितना टाइम लगाओगे? HCF कितना है? 3 बता रहे भाई, देखते हैं अभी। ध्यान दो भाई, ये हमारे फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है। और मैंने ये बताया कि भिन्नों का अगर HCF निकलेगा और एलसीएम निकालना है, तो अगर HCF निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है? HCF। तो जो चीज निकालना है वो हमेशा ऊपर का निकलेगा। तो HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का एलसीएम। क्लियर हुई बात? और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो हमेशा ऊपर का निकलेगा, अंश का एलसीएम अपॉन हर का HCF। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे 3/8, 5/12 और 9/16 ये फ्रैक्शन ही तो है, भिन्न ही तो है। तो मुझे निकालना है HCF। तो अगर HCF निकालना है तो अंश का क्या निकलेगा? HCF। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 का, 5 का, 9 का तो निकलेगा HCF। 3, 5 और 9 का क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। और HCF का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। समझ रहे बात को? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो मुझे ये बताओ, 3, 5 और 9 ये हमारे पास दी गई संख्याएं 3 हैं, इनको पूरा पूरा काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? पूरा पूरा काटने वाली 3, 5, 9 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी होगी? 1 होगी। 1 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या? 1 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में जो 3, 5, 9 तीनों को काट दे और बड़ी से बड़ी हो। बोलो बात सही है क्या? इधर से चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। नहीं है ना? तो इसका मतलब 3, 5, 9। अब तुम ऐसे देख लो भाई, 3, 5, 9 में कॉमन नंबर क्या है जो तीनों में दिखाई दे? 1 के अलावा कोई नंबर है क्या? है भाई, इस 3 में तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है।
तो तीनों में एक ही नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक छिपा हुआ है, इसमें भी एक छिपा हुआ है, इसमें भी एक छिपा हुआ है। तो ऊपर का HCF निकाल लिया हमने, अंश का HCF, अंश का HCF। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। तो HCF की परिभाषा क्या थी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। समझ रहे बात को? तो एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काट दे, 5 को भी काट दे और 9 को भी काट दे। क्लियर होगी बात? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब 3, 5, 9 का HCF निकाल लिया और बटे में क्या निकलेगा? 8, 12, 16 का एलसीएम। 8, 12, 16 का क्या निकलेगा भाई? एलसीएम। तो 8 का, 12 का, 16 का क्या निकलेगा? एलसीएम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एलसीएम। तो मैंने तुम्हें कल एचसीएफ के बारे में 2 पॉइंट लिखवाए थे, एक एचसीएफ के बारे में, एक एलसीएम के बारे में। याद आया कुछ? तो एचसीएफ के बारे में मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है तो उन दी गई संख्याओं में जो छोटा नंबर होता है या तो वो खुद बनेगा एचसीएफ या उसका कोई एक फैक्टर बनेगा एचसीएफ। तो यहाँ पे 3, 5, 9 का मुझे एचसीएफ निकालना था। तो दी गई संख्याओं में छोटी संख्या 3 थी, या तो खुद 3 बनना चाहिए या 3 का कोई एक फैक्टर बनना चाहिए। तो भाई 3 तो एचसीएफ बन नहीं सकता क्योंकि 5 नहीं घटेगा। समझ रहे बात को? तो 3 का कोई फैक्टर, तो 3 का कोई फैक्टर केवल एक ही होगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब सब तीनों को काटने वाली संख्या एक ही है। ये बात मैंने लिखवाई थी बकायदा तुम्हें कल पॉइंट में, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम 8, 12, 16 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैंने कल लिखवाई थी आपको पिछली क्लास में कि दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होता है या तो एलसीएम वो खुद होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 8, 12, 16 दिखाई दे रहा। इस 8, 12, 16 में जो बड़ा नंबर है वो 16 है। या तो खुद 16 बनना चाहिए एलसीएम या 16 को कोई मल्टीपल, 16 के पाड़े में आने वाली कोई संख्या। समझ रहे बात को? तो 16 तो भाई हमारा एलसीएम बन नहीं सकती क्योंकि 16 12 से नहीं कटेगी। 16 8 से तो कट रही है लेकिन 12 से नहीं कट रही। तो 16 का पहाड़ा पढ़ दो, 16 दूनी 32। अब 32 8 से कट रहा लेकिन 12 से नहीं कट रहा, तो 32 भी एलसीएम नहीं हो सकता। 16 3 48, 48 तीनों से कट गया क्या? तो अगर तीनों से कट गया तो इसका मतलब 48 हमारा एलसीएम होगा। और एलसीएम की परिभाषा यही होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना। तो 48 से छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, यानी कि तीनों से कटे। बात बताओ समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? तो एचसीएफ निकालने के लिए भिन्नों का एचसीएफ अगर निकलेगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज पूछेगा वो ऊपर का निकलेगा। समझ रहे बात को? ठीक है, अब यहां पे मुझे निकालना है भाई एलसीएम। मुझे यहां पे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का क्या निकलेगा? एलसीएम। और हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। बात समझ में आ रही? तो यहां पे मुझे अंश का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। बात समझ में आ रही? और एलसीएम के बारे में मैंने बताया था आपको कि दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है या तो वो खुद बनेगा या फिर उसका कोई मल्टीपल बनेगा। तो यहां पे 3, 5, 9 का मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो मैं 9 को पकड़ लूंगा। या तो 9 बनना चाहिए खुद या फिर 9 का कोई मल्टीपल। तो 9 तो बन नहीं सकता क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। तो 9 दूनी 18, 18 फिर 5 से नहीं कट रहा। 9 3 27, 27 फिर 5 से नहीं कट रहा। 9 चौक 36, 5 से नहीं कटता। 9 पंजे 45। अब 45 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया सबका? 45। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो एलसीएम तो 45 आ गया। अब अंश का निकाल लिया हमने क्या? एलसीएम। हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। ठीक है ना, हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है 8, 12, 16 का तो इसका मतलब हम छोटे नंबर पे फोकस करेंगे। तो एचसीएफ ये तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा, है कि नहीं? अब 8 अगर मैं एचसीएफ मानता हूं तो 8 से ही सारी संख्या कटनी चाहिए। 8 भी, 12 भी, 16 भी। 12 नहीं कटता भाई। तो 8 का फैक्टर क्या है? 4। तो 4 से 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 16 भी कटेगा। क्या 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो 8 को भी काट दे, 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे? नहीं। तो 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 4 क्या बनेगा? 8, 12, 16 का एचसीएफ बनेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख गए तुम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये था भाई हमारा भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
नोट कर लो फटाफट। कल आए थे तुम? आए थे, फिर तो बताने का हक है ना? तो क्या बताना, बताओ। यही तो, ये था बिनो का एचसीएफ एल्शियम, ठीक है ना? बिनो का एचसीएफ और एल्शियम। देखो जब एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकलेगा और हर का एल्शियम निकलेगा। जो चीज निकलना है वो अंश का निकलेगा। एल्शियम निकालना तो जो चीज निकलना है वो अंश का ही निकलेगा। एल्शियम निकालना तो अंश का एल्शियम हर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ हर का एल्शियम। बात समझ में आ रही? तो ये मैंने कोई फ्रैक्शन लिख दिए, 3/8, 5/12, 9/16, ये भिन्न है हमारे पास। भिन्न का मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ निकाल दो, 3, 5, 9। 3, 5, 9 का क्या निकलेगा? एचसीएफ। और 8, 12, 16 का क्या निकलेगा? एल्शियम। बात समझ में आई? तो 3, 5, 9 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 3, 5, 9 को काट दे। तो एक के अलावा ऐसा कोई नंबर है नहीं जो तीनों को काटता हो। एल्शियम 8, 12, 16 वो छोटे से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो क्या है, 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से कटती हो। समझ रहे बात को? तो सिंपल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बस। कोई दिक्कत? बस इस तरीके से। बाकी रिपीट हो जाएगी, वीडियो देख लियो तब और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? तो अगला हेडिंग लिखो, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। गुणनखंड विधि से एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालना या फाइंड करना, ठीक है? एचसीएफ एलसीएम निकालना। जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा है यहां पे, देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, ठीक है? कोई नंबर रहा होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है ना? फिर 2 की पावर 2, 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है? फिर 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2, ये लिख दिया भाई मैंने। मतलब ये कोई नंबर रहा होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, कोई नंबर था, उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर दिए मैंने उसके, ठीक है ना? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 2, 3, 5, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? इसी तरीके से यहां पे सब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई मुझे एचसीएफ बताओ इनका। क्या बताओ? एचसीएफ। और साथ में मुझे इनका एलसीएम भी बताओ, ठीक है? एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ। तो अब ये बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं इस चीज को, कि अगर गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं हम? पता है सबको? पता है? नहीं पता? देखो समझो, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, बता ही देता हूं मैं, ठीक है? ध्यान दो भाई। देखो अगर हमें एचसीएफ निकालना हो गुणनखंड विधि से, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो गुणनखंड विधि से, तो केवल और केवल फोकस करना है कॉमन फैक्टर पे। समझ रहे बात को? केवल किस पर? कॉमन फैक्टर। यानी कि कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सब जगह दिखाई दे, जो आपको सब जगह दिखाई दे। बात समझ में आई? तो मैं सबसे पहले देखता हूं 2 को, तो 2 यहां भी दिख रहा है मुझे, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 मुझे यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना? तो 2 सब जगह है क्या? 2 सब जगह है क्या? तो यहां पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 1 है। बात समझ में? यहां पे क्या है? 2 की पावर 1 है। तो अगर तुम्हें निकालना है एचसीएफ तो केवल फोकस करना है कॉमन फैक्टर पर, और कॉमन फैक्टर की भी हमें छोटी पावर लेनी है। समझ रहे बात को? कॉमन फैक्टर की भी हमें छोटी पावर लेनी है, बड़ी पावर नहीं लेनी। बात समझ में आ रही? ठीक है? तो 2 की पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 1 है, तो कौन सी पावर लोगे? 2 की पावर 1 लोगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो 2 की पावर 1 उठा ली, यानी कि 2 उठा ली, 2 का किस्सा खत्म हो गया।
बात समझ में आ रही? फिर मैं देखता हूं 3 को, क्या 3 सब जगह है? 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 सब जगह मौजूद है। तो 3 की पावर छोटी लोगे तो 3 की पावर 1 लोगे, तो 3 की पावर 1 लोगे यानी कि गुणा 3। बात समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब मैं देखता हूं 5, क्या 5 सब जगह है? तो 5 सब जगह है, या 5 की पावर 3 है, या 5 की पावर 2 है, या 5 की पावर 4 है। तो किसको उठाओगे? 5 की पावर 2 को उठाओगे, तो 5 की पावर 2। बोलो बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मैं देखता हूं 7 को, कि 7 सब जगह है कि नहीं। तो आप कहोगे 7 सब जगह नहीं है, 2 जगह था, 1 जगह नहीं है। तो बस यहीं पर रुक जाओ, ठीक है ना। केवल और केवल कॉमन फैक्टर पे फोकस करना है, और कॉमन फैक्टर की भी छोटी पावर लेनी है। तो इस बात को मैं यहां पर नोट करके लिख दूंगा ताकि चीजें याद रहे, ठीक है। तो एचसीएफ में करना क्या है? केवल, केवल और केवल, देखो मैंने पूरा फोर्स डाल दिया शब्द पे, केवल और केवल, केवल और केवल कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को लेना है, और उसकी भी छोटी पावर लेनी है, और उसकी भी छोटी पावर लेनी है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को लेना है केवल, जो बच गया उसको सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है ना। केवल कॉमन फैक्टर को लेना है, और कॉमन फैक्टर की भी कौन सी पावर लेनी है? छोटे वाली पावर लेनी है। तो यहां पे 2 सब जगह दिखाई दे रहा था तुम्हें, लेकिन 2 सब जगह मौजूद होने के बाद भी हम 2 की पावर 1 को लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। 3 सब जगह दिखाई दे रहा था क्या? 3 सब जगह था, लेकिन 3 की पावर 1 लेंगे हम, 3 लेंगे। 5 सब जगह दिखाई दे रहा, लेकिन हम 5 की पावर 2 को लेंगे। तो ये एचसीएफ निकाल लिया हमने गुणनखंड विधि से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा? हम कॉमन फैक्टर पे फोकस करेंगे, यहां पे भी हम किस पे फोकस करेंगे? कॉमन फैक्टर पे फोकस करेंगे, लेकिन बड़ी पावर लोगे। क्या लोगे? बड़ी पावर लोगे। और जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसको भी साथ में लेना है, रेस्ट पार्ट जो शेष पास बचेगा उसको भी हमें साथ में लेना है। तो मैं सबसे पहले 2 पे फोकस करता हूं। तो ये बताओ 2 सब जगह है क्या? 2 सब जगह है, तो 2 की पावर 3 लोगे, 2 की पावर 3 लोगे, बड़ी पावर लोगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 सब जगह दिखाई दे रहा, तो 3 की पावर 4 को उठाओगे, 3 की पावर 4 को उठाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 सब जगह दिखाई दे रहा, तो 5 की पावर 4 को लोगे, 5 की पावर 4 को लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? 7 सब जगह मौजूद नहीं है, लेकिन 2 जगह तो मौजूद है। तो 2 जगह मौजूद है, तो इनमें भी हम कंपेयर करेंगे तो बड़ी पावर कोई लेंगे, तो 7 की पावर 2। और तो कुछ नहीं बचा ना। अगर गलती से इसमें 13 भी लिखा होता तो मैं 13 को और ऐड कर लेता, समझ रहे बात को? 19 यहां लिखा होता, और कहीं 19 भी ना होता तो मैं 19 को और भी ले लेता इसको भी। मैंने कहा ना रेस्ट पार्ट भी लेना है साथ में। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बात समझ में आई तुम्हारे, कि किस तरीके से हमें एलसीएम निकालना है और किस तरीके से हमें एचसीएफ निकालना है? ये गुणनखंड विधि से निकालना था, ठीक है। तो याद रखोगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर प्लस रेस्ट पार्ट, रेस्ट रेस्ट पार्ट का मतलब शेष बचा हुआ, उसको भी साथ में लेना है, लेकिन वहां पर रेस्ट पार्ट को छोड़ देना है एचसीएफ में, ठीक है ना। उसको छोड़ना है, यहाँ पे रेस्ट पार्ट भी जो बचा कुचा होगा उसको भी साथ में लेके चलना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये गुणनखंड विधि से समझ में आ गए सबके? चले आगे, नोट कर लिया सबने? जल्दी करो। हो गया?
चले भाई आगे। कितना लेट उतारो हो तुम, बताओ है। कल तो नहीं आई ना तुम, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, नहीं कम आ रहा होगा, है ना। वीडियो तो अभी टाइम लगेगा डालने में, है। बस देख लो, मैंने मना करी थी, मगर जल्दी नहीं डालनी, अभी तो लेट डालियो, है ना। है। और बताओ, जब तुम मैराथन क्लास में भी नहीं आते, तीन तीन चार चार। कल संडे था, संडे को ही मजबूरी थी। अरे नोट कर लिया तुमने, चलो फिर बताया करो, मैं इंतजार कर रहा। देखो, एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूं कि भाई एचसीएफ को हम भागफल विधि से कैसे निकालते हैं, वो भी समझ लो हाथों हाथ यहीं पे, है ना। तो जैसे कि मैं एक संख्या मैंने 35 लिख दी और एक संख्या मुझे 60 लिख दी, ठीक है ना। एक संख्या 35 लिख दी और एक संख्या 60 लिख दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये गुणनखंड विधि से अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 35 को पहले, तो सबसे पहले हम 35 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 35 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो यानी कि 5 सते 35, 5 गुणा 7, तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, और तो नहीं तोड़ सकते हम इसको, ठीक है ना। तो 5 गुणा 7 ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, है ना। अब जैसे कि 60 है, 60 तो 60 के भी तुम्हें करने हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब एक बात याद रखना हमेशा कि जो हमारा जीरो दिखता है ना तुम्हें किसी भी नंबर के अंत में, तो जीरो का मतलब 10 ही तो होगा भाई। हमने 6 की मल्टीप्लाई 10 में की होगी तभी तो 60 बना होगा। तो इस 10 का किस्सा क्या है, तो जो 10 बनेगा ना हमेशा याद रखना 1 2 और 1 5 से मिलकर बना होगा। 2 पंजे 10, यानी कि 1 0 जब भी दिखाई देगी तो समझ जाना 1 2 है और 1 5 है, यानी कि 2 और 5 का एक पेयर है पूरा। बात समझ में आ रही। अगर मैं कहूं कि 100 कैसे बनेगा, तो 100 बनेगा इस तरीके से, 2 गुणा 5 की पावर 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर जो है इस 2 की भी है और 2 पावर इस 5 की भी है। तो यानी कि 2 कितने 2 और 5 कितने 2, तो 2 2 और 2 5 से मिलकर बनेगा हमेशा 2 0। क्लियर होगी बात। या फिर 2 गुणा 5 का एक पेयर का स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर 3 0 की मैं बात करूं तो 3 0 हमेशा 2 गुणा 5 की पावर 3 से मिलकर बना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 0 2 और 5 के पेयर से, है ना। 2 0 2 और 5 के 2 पेयर से, 3 0 2 5 के 3 पेयर से। समझ रहे बात को, ये बात समझ में आई। तो जैसे कि यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा मुझे, तो 60 को देखते ही मेरे दिमाग में घंटी बजेगी कि ये भाई इस 0 का मतलब तो 2 गुणा 5 था और इस 6 का मतलब 2 थी, ये 6 था। समझ रहे बात को। तो यानी कि 2 की पावर 2 होगी क्या, और गुणा 3 और गुणा 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया तुम पे, किस तरीके से ब्रेक करके करना हमें। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आई क्या। क्या भाई, ये 60 था यहाँ पे, तो 60 का मतलब क्या है, 1 0 को देखते ही मेरे दिमाग में 2 गुणा 5 आया, इस 6 को देखते ही 2 3 6 आया, और बीच में मल्टीप्लाई, और 2 गुणा 2 यानी कि 4, 4 को मैं लिख दूंगा 2 के पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 यहां पे खुद एक अभाज्य संख्या है और साथ में क्या बचा 3, और यहां पे क्या बचा ये 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 60 का। समझ गया बात को। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, 600 होता तो क्या दिक्कत थी। ये हमें दिख रहा है 2500 का 100, है ना। 2500 का 100, 2 0 का मतलब 100 और 2500 का 100, यानी कि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2, 2500 का 100 हो गया। और इस 6 को देख कर 2 गुणा 3 की याद आ गई, तो यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। समझ गया ना किस तरीके से ब्रेक करके हमें करना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम, 60 को ये भागफल विधि है कि 2 3 6 30, 2 से काट लोगे 15, 3 से काट लोगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 2 की पावर 2, ठीक है ना, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो ये हम जल्दी कर ले अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से, बाकी तुम्हारी मर्जी है, एज योर विश, ठीक है। चलो भाई,
60 की बात कर रहे थे हम, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमने कहा कि भाई एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो हमने कहा कि एचसीएफ हमेशा कॉमन फैक्टर पे फोकस करोगे और उसकी भी छोटी पावर लेनी है केवल, ठीक है ना। तो ये बताओ मुझे, 2 कहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ए भाई 2 कहीं दिखाई दे रहा नहीं, छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया। जब 2 कहीं है ही नहीं, यहाँ पे 2 एक जगह है, ऊपर तो है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर पे फोकस करना है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हमारे लिए कुवाड़ है, बकवास है, छोड़ दो उसको बिल्कुल। तो 2 को छोड़ दिया। 3 पे बात करें, 3 दिखाई दे रहा? 3 तो नहीं दिख रहा ना, तो 3 इसका मतलब है ही नहीं, यहाँ पे छोड़ दो। 5 दिखाई दे रहा? 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ये भी एक है, ये भी एक है। 7 दिखाई दे रहा नहीं, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना है? 5 है। ये हमारा क्या आ गया? गुणनखंड विधि से हमने निकाल लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं भागफल विधि की, तो भाई बड़े नंबर को छोटे नंबर से तब तक भाग देते रहो जब तक शेषफल 0 ना आए। समझ गए बात को? तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से तब तक भाग देते रहो जब तक शेषफल 0 ना आए। तो 60 को मैं 35 से भाग दूंगा छोटे नंबर से, 35 दूनी 70 ज्यादा हो गया, तो 35 कम 35, 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 25। अब 25 तो शेषफल 0 नहीं बना, 25 आ गया। तो मैंने कहा कि बड़े नंबर को तब तक भाग दो जब तक शेषफल 0 ना आए, अंतिम सांस तक लड़ना है, कहने का मतलब ये हुआ। तो 25 बचा। अब इस 25 को पकड़ लो, इससे भाग दे दो किसको? 35 को, पहले वाले भाजक को। तो इस 35 को भाग दे दोगे तो 25 दूनी 50 ज्यादा हो गया, 25 कम 25, शेषफल कितना बचा? 10। अब भी नहीं बात बनी है कि नहीं? अब भी नहीं बात बनी, शेषफल 0 नहीं आया, तो जो आया उसी को पकड़ लो, इससे भाग दो पहले वाले भाजक को, 25 को। तो 25 10 दूनी 20, कितना आ गया? 5। अब भी बात नहीं बनी भाई, 5 शेषफल आ गया, शेषफल हमें 0 चाहिए, तो अब मैं इसी 5 को पकड़ूंगा, इससे पहले वाले भाजक को भाग दूंगा। तो 5 दूनी 10। अब मैं देखता हूं कि भाई शेषफल हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब जिस भाजक से शेषफल 0 आया होगा वही हमारा एचसीएफ है। तो इस भाजक से आया ना शेषफल तो 0, तो यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। ये भागफल विधि है, लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है एग्जाम में। बात समझ में आ रही? कब तक करोगे इस तरीके से बताओ? दिखने में भी गंदा लग रहा है कि नहीं, तो पेज भी घेरेगा। तो ऐसे बिल्कुल करना नहीं। अगर हमें करना भी है तो हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल, 10 पहले वाला भाजक। अच्छा ऐसे ही नहीं करते आ रहे, तुम्हें यहीं पे दिक्कत क्यों आई है? ये बताओ, 10 आया, 10 से हमने पहले वाले भाजक को भाग दे दिया 25 को, 10 दूनी 20, 5 बच गया। अब शेषफल 0 अब भी नहीं आया, अब मैंने 5 से पकड़ इसको, इसी को ही पकड़ा और पहले वाले भाजक को भाग दे दिया। भाजक को भाग देते चल रहे हैं हम, भाजक बोलते हैं ना इसको, जिससे हम किसी नंबर को भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। और ये क्या है? भाज्य। समझ रहे बात को? तो शेषफल 0 आया, शेषफल जो भी भाजक 0 देगा, जो भी शेषफल 0 देगा, जो भी भाजक शेषफल 0 देगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, समझ रहे बात को? इस तरीके से नहीं करना। अगर हमें करना भी है तो हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं काफी हद तक क्वेश्चनों को, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चले भाई आगे, चले आगे। अब ध्यान दो भाई, छोटे छोटे नंबरों से ही क्लियर करो चीजों को। अगर मैं एक संख्या 35 लिख रहा हूं, एक संख्या मैंने 60 लिखी, अरे बात नहीं यार, तुम यह बात को ध्यान दो। तो एक संख्या मैंने 35 लिखी, एक संख्या मैंने क्या लिखी? 60 लिखी। मुझे ये बताओ इनका एचसीएफ कितना है? अभी तो निकालना। इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 5 है, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है भाई? 25 है कि नहीं? 25 है कि नहीं? तो ये बताओ, ये 25 इस 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था कि दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक उसी तरीके से मैं यहां पे कह रहा हूं कि कोई भी दो संख्या उठा लो, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा उनके एचसीएफ से कटेगा ही कटेगा। समझ रहे बात को? योग भी कटेगा, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 95 बैठेगा योगफल, योगफल 5 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं योग भी कटेगा और डिफरेंस भी कटेगा, लेकिन योग से मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं अंतर पे काम करूंगा। बात समझ में आई? तो इसको भी मैं पॉइंट बना के यहां पे लिख रहा हूं, लिखो, किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी
दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर हमेशा हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः विभाजित होता है। तो कोई भी चीज ऐसा तो नहीं लग रहा कि रटना पड़ रहा है भाई, हर चीज समझते हुए चल रहे हैं हम। एग्जाम्पल समझा पहले कि भाई ऐसा सच है या नहीं है ना, तो सच निकली बात तो हमने पॉइंट बना लिया। क्लियर होगी बात कि कोई भी दो संख्या हो उनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस लाइन का हम फायदा उठाओगे लास्ट में क्वेश्चनों में, ठीक है ना। जो ये लाइन है ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन मैंने लिखवाई, ठीक है ना। कोई भी दो संख्या उनका अंतर जो होगा ना वो हमेशा उनके एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो गई होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये लाइन होगी, ये एग्जांपल हो गया इसी का, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहां पे, और मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया इस तरीके से, ध्यान से सुनना। कोई भी संख्या उठा लो, एक जैसे कि मैंने दो क्रमागत सम संख्या ले लो, कोई भी दो क्रमागत सम संख्या, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 24 और एक संख्या ले ली मैंने 26। एक संख्या ले ली 24 और एक संख्या ले ली 26। क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा हूं मैं। 24 ले लो, 26 ले लो, 36 ले लो, 38 ले लो, है ना, 94 ले लो, 96 ले लो, 88 ले लो, 90 ले लो। क्रमागत दो संख्या की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, है ना। या क्रमागत तीन संख्या भी हो सकती है, क्रमागत चार संख्या भी हो सकती है, लेकिन क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ क्या होगा, दो। यहां पे लिख दिया मैंने ऑलवेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा दो होता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो उनके एचसीएफ के बारे में बोलेगा नहीं कि इनका एचसीएफ दो लेना है तुम्हें, वो हमें खुद समझना है कि अगर क्रमागत सम संख्या बोल दी तो उस बात का मतलब एचसीएफ दो हो गए, ये हमें खुद समझना है। बात समझ में आई। तो वो तो क्रमागत सम संख्या बोल देगा, वो इतनी इन्फॉर्मेशन देगा, इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये निकालनी है कि एचसीएफ हमेशा दो होता है। बात समझ में आई। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा दो होता है। तो भाई फिक्स है ये बात, हमेशा कितना होता है, दो होता है। क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, दो होता है। क्लियर हुई बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे इनके रेशियो की बात कर लूं भाई, अगर मैं यहीं पे इन्हीं संख्याओं के रेशियो की बात कर लूं, जैसे कि एक 24 है एक 26 है, तो मैं चाहता हूं कि इनका रेशियो निकाल लूं। रेशियो क्या निकलेगा बताओ जरा। अरे एचसीएफ है दो से मैं डिवाइड कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा इनको मैं, है ना, इसके अंतिम हद तक इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो दो से काट लोगे तो कितना, 12। दो से काट लिया तो कितना, 13। तो 12 13 12 13 क्रमागत हुई कि नहीं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ तो दो होता है, तो फिक्स हो गया मामला, है ना। तो क्रमागत सम संख्याओं का जो अनुपात होता है वो क्रमागत होता है। क्रमागत का मतलब उनमें गैप एक का ही होगा। अगर दो क्रमागत सम संख्या बोल रहा तो गैप दो का, दो क्रमागत विषम संख्या बोल रहा तो गैप दो का, अगर मैं बोल रहा दो क्रमागत संख्या है तो गैप हमेशा एक का। बात समझ में आ रही। तो यहां पर लिख सकते हो तुम इस बात को भी कि दो क्रमागत सम
संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो, अनुपात हमेशा हमेशा क्रमागत होता है, हमेशा क्रमागत होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे? है जैसे मैं एग्जांपल कोई और ले लो ना, तुम एग्जाम्पल 36 ले लिया, एक संख्या मैंने 38 ले ली, 36 38 दो क्रमागत सम संख्या है। अब अगर दो क्रमागत सम संख्या है तो इनका एचसीएफ फिक्स है, कितना है? 2 है। एचसीएफ कितना है इनका? 2 है। तो मैं इसमें से 2 इसमें से भी बाहर निकाल लिया, 2 इसमें से भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि 2 इसमें भी छिपा हुआ है, 2 इसमें भी छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब है दोनों नंबर से मैंने इनका एचसीएफ छीन लिया। तो क्या बच गया इधर? 18। क्या बच गया इधर? 19। तो तुमने एक बात और नहीं समझ ली साथ में कि चलो ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का अनुपात हमेशा क्रमागत होता है, ये तो बात ठीक है, ये क्रमागत होता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह थी? वजह ये थी कि हमने इन दोनों संख्याओं में से इनका एचसीएफ निकाल लिया बाहर। एचसीएफ क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया, छीन लिया दोनों नंबर से। तो इसका मतलब मैं दुनिया की 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं कितने भी हो, अगर मैं उन संख्याओं में से उनका एचसीएफ बाहर निकाल लेता हूं तो वो हमेशा अनुपाती बनता है, वो हमेशा अनुपाती बनता है। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं कोई भी संख्या उठाई, 20 ले ली और एक संख्या मैंने 25 ले ली, तो मुझे बताओ इनका एचसीएफ कितना है? 5। भाई 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को काट दे। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब क्या होगा? इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 5 होगा। अगर मैं इसमें से भी 5 निकाल लू, इसमें से भी 5 निकाल लू, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो ये फाइनल अनुपात ही तो बनेगा, ये फाइनल रेशियो तो बनेगा। 4 5 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, 4 5 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा सिवाय 1 के, तो 4 5 सहभाज्य है। तो इसका मतलब अनुपात जो है ना, अनुपात क्या है? सहभाज्य नंबर होता है, जिसमें एक कॉमन होता है केवल, सिवाय 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। 4 5 में कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा तुम्हें? समझ रहे बात को? ये चीज है। तो ये बात तुम्हें समझ में आया कि अगर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं या उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वो क्या बनता है? अनुपात बनता है। तो अनुपात बनाने के लिए हम उनका एचसीएफ तो निकालते हैं बाहर, उसे उसकी लास्ट सीमा तक क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते रहते हैं, काटते रहते हैं जहां तक वो कटता है। अब यहाँ 4 5 यहां पे आ गया, अब ये कट तो नहीं रहा किसी एक कॉमन नंबर से, तो इसका मतलब 4 5 क्या है? फाइनल है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में अब कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं है, कॉमन संख्या नहीं है। कॉमन संख्या 1 को छोड़कर और कुछ नहीं है, और 1 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो इसका मतलब ये भी पता लग गया कि हमें कि रेशियो का जो एचसीएफ होता है वो 1 होना चाहिए, यानी कि रेशियो हमेशा सहभाज्य होता है, रेशियो हमेशा सहभाज्य होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? मैं तुम्हें बोल दूं कि एक संख्या, 2 संख्या है जिनका रेशियो a अनुपात b है, 2 संख्या है जिनका रेशियो a अनुपात b है, और उनका एचसीएफ 13 है, उनका एचसीएफ 13 है। तो संख्या बताइए क्या होगी? संख्या बताइए क्या होगी? तो हम बोल लेंगे कि हमने तो भाई एचसीएफ छीन रखा ना इनसे, संख्या बनाने के लिए 13 वापस कर दो। संख्या हमारी एक 13a है और एक 13b है। बोलो बात सही है क्या? तो अगर 4 5 रेशियो है, एचसीएफ हमारा 5 है, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो वापस एचसीएफ दे दो। तो संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा रेशियो होता है उसमें डायरेक्ट एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, तो संख्या तैयार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे यहां तक भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब एक चीज और समझ लो, फिर तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। एक छोटे से नंबर से समझेंगे, इन्हीं नंबरों से। भाई हमारा नंबर एक है 20 और एक है 25, ठीक है? एक है 20 और एक है 25। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना है बताइए जरा? एचसीएफ कितना है? 5 है, क्योंकि 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को फोड़ दे। समझ रहे बात को? तो 5 क्या है? इनका एचसीएफ होगा, बड़े से बड़ा नंबर है, ठीक है ना? 5 से बड़ा नहीं है कोई भी। अगर मैं बात करूं इनके रेशियो की, अगर मैं बात करूं इनके रेशियो की, तो रेशियो क्या होगा भाई? मैंने इसमें से 5 निकाल लिया, इसमें से भी 5 निकाल लिया, तो इधर 4 बचेगा,
इधर 5 बचेगा, तो रेशियो क्या होगा 4-5। तो एक चीज तो हमने ये समझ ली कि अगर संख्याओं में से मैं एचसीएफ बाहर निकाल लेता हूं तो रेशियो बन जाता है। समझ गए बात को? अगर मैं वापस एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो में तो वापस संख्या बन जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ तो 5 है, चलो ठीक है, रेशियो क्या है 4-5 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई मुझे तुम एक काम करो, इनका एलसीएम भी बता दो फिर जरा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 100। यानी कि एलसीएम का मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो 100 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। बात समझ में आ रही? तो 100 क्या है? सबसे छोटा नंबर है जो 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। जबकि 100 से बड़े नंबर बहुत सारे हैं ऐसे, और वो बहुत सारे को ही हम अनंत बोलते हैं कि जो 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि 100 के मल्टीपल, 100 के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं 100 की मल्टीपल होगी, ठीक है ना। अगर वो 100 की मल्टीपल होगी तो ऐसी तो बहुत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर 100 है जो दोनों से कटेगा, तो एलसीएम कितना हो गया 100। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताना तुम, भाई अगर मैं इस एचसीएफ की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई इस तरीके से करता हूं, ये हमारा एचसीएफ 5 है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 और 5, अगर मैं इनको भी बिठा दूं आपस में, 4 पंजे 20 कर दूं आपस में इस तरीके से कि 4 गुना 5, 4 गुना 5, कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताओ रिजल्ट क्या आ रहा? अब क्या आ रहा रिजल्ट? क्या रहा? 100। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 100। 100 मिला कि नहीं? और ये 100 था क्या? एलसीएम था। तो यहां से भी मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया, और रिजल्ट वो क्या निकल गया कि भाई हमेशा याद रखना, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट। रेशियो प्रोडक्ट, रेशियो का प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया। ये किसी किताब में नहीं मिलने का तुम्हें, ठीक है ना। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू रेशियो प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमें एलसीएम निकालना है और हमें यह पता है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और हमारा एचसीएफ इतना है, और एलसीएम बताओ कितना होगा, तो हमें संख्या वंख्या निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं संख्या निकाल लूं और फिर मैं एलसीएम निकाल लूंगा। मुझे डायरेक्ट पता है कि भाई रेशियो प्रोडक्ट में एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, सीधा एलसीएम निकलता है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आई बात? तो भाई मैंने 2 चीज पढ़ाई, वो 4 चीज बता दी मैंने फॉर्मूले बेस्ड पे, जो फॉर्मूला टाइप हो गया हमारा काम, ठीक है ना। अब मैं एक जगह लिख रहा हूं, सबको ध्यान दो यहाँ पे। तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात तो मैंने ये बताई, क्लियर होगी बात? दूसरी चीज अभी बताई मैंने, दूसरी चीज ये बताई जो अभी अभी बताई, दूसरी चीज कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट, रेशियो प्रोडक्ट, एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट, ठीक है। एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट, क्लियर होगी बात? रेशियो यानी कि जो भी रेशियो होगा उनका गुणनफल है ये, और उसके साथ अगर एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम बनता है, क्लियर होगी बात? तीसरी चीज मैंने बताई फ्रैक्शन का एचसीएफ, यानी कि भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ। तीसरी चीज मैंने तुम्हें बताई भिन्न का एचसीएफ। भाई अभी कर रहा बैक कॉल तुझे, बस कर रहा अभी, भिन्न का एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकलेगा, तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी एचसीएफ निकलेगा तो जो चीज निकालनी है भिन्नों में, जो चीज निकालनी है वो हमेशा ऊपर की निकलती है। एचसीएफ निकालना तो हमेशा ऊपर की निकलेगी, यानी कि अंश का एचसीएफ बटे हर का
एलसीएम। बात समझ में आ रही? ठीक है, यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि भाई चौथे पॉइंट क्या था, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम। तो मैंने ये कहा था कि जो चीज निकालनी है वो हमेशा ऊपर की निकलेगी, तो एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा, तो इसका मतलब अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। तो ये जो चीज है ना, ये हमारी चार चीज, ये फॉर्मूला बेस्ड मान लो कि ये फॉर्मूले बन गए हमारे, जिसका हम करेंगे। ठीक है ना, तो ये बताओ समझ में आया कि तुम्हारे, क्लियर होगी बात? तो पहला a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए और बी क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग संख्याएं हैं कि एक संख्या a है एक संख्या b है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ तथा उनके रेशियो प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ और उनके रेशियो प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो भिन्न का एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ बटे नीचे का एलसीएम, यानी कि अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। एलसीएम निकलेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ये चार चीज बताई मैंने फॉर्मूले बेस्ड में, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट बताए मैंने तुम्हें कि दो संख्याओं का डिफरेंस हमेशा उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, यह भी बताया था। लेकिन दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। बात समझ में आई? होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही चीजें बिल्कुल? ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट हो गया खत्म। ठीक है ना, कल से हम चलेंगे क्वेश्चनों के साथ, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो मैं अपनी तरफ से कराऊंगा यहीं पे ऑन द स्पॉट बोर्ड पे लिख के। ठीक है ना, बाकी जो सीट मैंने तैयार कर रखी वो सीट में तुम्हें ग्रुप पे डाल दूं और यहाँ पे करा दूंगा उसको। ठीक है ना, यानी कि हम क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले एलसीएम एचसीएफ के। सवाल अगर आया तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब मैं 10 क्वेश्चन पे खत्म कर दूं तो मजा मुझे भी नहीं आने का पढ़ाने में, तुम्हें समझने में नहीं मजा आने का, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ताकि दिक्कत ही ना हो। हर तरीके से हम सीखेंगे ऑप्शन से किस तरीके से करना है, और गुणनखंड विधि, भागफल विधि, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद जय भारत।